ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बोलने वाले करेले रहा करते थे और उस दिन खेत के बीच करेलों की पंचायत चल रही थी, जहां करेले का सरदार मोटू पत्तों की राजगद्दी पर पसरा था। तभी करेलों की टोली में से पिलपिले बोला, पता है सरदार कल क्या हुआ? तो सरदार मोटा करेला बोला, हाँ कहो पिलपिले, क्या हुआ? वो था ना अपना कंटीला, उस करेले को कल एक अंग्रेजन मैडम रेडी पर से खरीद कर एक जूस वाले के पास ले गई भैया, और बेचारे का निचोड़ कर जूस निकलवा दिया। अरे ये तो खुशखबरी है पिलपिले। पूरी बात तो सुनो सरदार, फिर पता है क्या हुआ? फिर क्या हुआ पिलपिले? अरे होना क्या था सरदार, उस अंग्रेजी गोरी मैम ने करेले का जूस बनवा तो लिया पर पिया ही नहीं, बेचारा हमारा कंटीला बेमतलब बलि चढ़ गया। पिलपिले करेले की बात पर कड़वे करेले ने कहा, पर ये तो हम करेलों के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। एक तो हम इन इंसानों का भला करते हैं और इन्हें हमारी कदर ही नहीं है। सभी करेलों के चेहरे पर एक बड़ा दुख था, क्योंकि करेला ज्यादातर लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाता था। तो वहीं करेले के उस गांव से थोड़ी दूरी पर सटा हुआ सीतापुर गांव था, जहां के लोग किसानी करके अपना गुजर बसर किया करते थे। मगर पिछले 2 सालों से पूरे गांव के किसानों का खेत लगभग बंजर पड़ा हुआ था और वो दाने दाने के मोहताज थे। सबका बाल बाल जमींदार के कर्जे में डूबा हुआ था। हाय 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 हाय, अजी हमारी जमीन तो एकदम पत्थर बन गई है। हम इस पर क्या बोएंगे और क्या उगाएंगे? हमें कोशिश करनी होगी बसंती। इस बार हमें इस बंजर खेत को कैसे भी बोने लायक बनाना ही होगा। तुम तो जानती हो ना, पिछले 2 साल से हम महाजन से कर्ज लेकर दाना पानी खा रहे थे, मगर अब तो वो भी अपने पैसों के लिए सर पर चढ़ रहा है। अजी मेरी मानो तो तुम एक बार खेत पर ट्रैक्टर चलवा लो, वरना बात नहीं बनेगी। अरे बसंती, तू तो जानती है ना, ट्रैक्टर सिर्फ इस गाँव में जमींदार जमुना दास के पास है और वो एक खेत जोतने के लिए 2000 रुपए लेता है और मुझ गरीब के पास उसे देने के लिए एक दमड़ी भी नहीं है। सीतापुर गांव के ज्यादातर खेत जमींदार जमुना दास के पास ही थे, जो कि पैसों के बदले उसने गरीबों से हड़प लिए थे और इस साल उन जमीनों पर करेले बोए थे। एक दिन हरिया थका हारा घर आता है। जमींदार के खेतों में कितने अच्छे करेले उगे हैं, क्यों ना मैं भी अपने खेतों में करेले बोऊं। इसीलिए गरीब हरिया एक बार फिर जमींदार से करेले उगाने के लिए कर्ज मांगता है। जमुना दास जी, मुझे 10,000 की मदद दे दीजिए, इस साल अपने खेत में करेले बोऊंगा। ये सुनकर जमुना दास हरिया को खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। तूने मेरे पहले का कर्ज दिया नहीं और नया कर्ज मांगने चला आया। हरिया दुख से रोते हुए जमींदार को यकीन दिलवाता है। मालिक, इस बार मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तभी जमींदार अपनी चालाकी दिखाता है और कहता है, ठीक है, मगर अगर तू इस बार में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरा खेत मेरा होगा। हरिया ने शर्त मान ली और जमींदार के दिए पैसों से हरिया करेले के बीज ले आया और कड़ी मेहनत से फसल लगा दी। समय बीतता गया और करेले भी बड़े होने लगे। उस शाम रामदीन और हरिया घर आने लगे। इस बार तो हमने करेले की बुआई करके अच्छा किया हरिया। हाँ रामदीन काका, कल करेले तोड़कर मंडी में बेच आऊंगा। धरती मैया की दया से खूब सारे करेले हुए हैं, अब जमींदार का कर्ज भी भर दूंगा। मैं भी इस बार करेले की फसल बेचकर बिटिया का ब्याह कर दूंगा। करेले की हुई फसल से सभी गरीब किसान बड़े खुश थे। सबकी आस उनके जमीनों में उगे करेले से जुड़ी हुई थी, मगर किसी को नहीं पता था कि दुख आने वाला है। उस रात पीट पीट कर बारिश हुई और सबके करेले बर्बाद हो गए और कुछ की बारिश के पानी के साथ ही घर भी बह गए। अगले दिन हरिया अपने खेत का उजड़ा हुआ हाल देखकर बहुत रोया। हाय, क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया बसंती। सोचा था करेले बेचकर जमींदार का कर्ज तोड़ दूंगा, अब जमींदार हमारी जमीन हमसे छीन लेगा। अजी मत रोइए, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने यही लिखा है। तभी हरिया को मिट्टी में कुछ चमकते हुए देखा, जो कि एक मोटा ताजा करेला था। बसंती, ये तो एक करेला है। हरिया ने उस करेले को बो दिया और उस पर माटी चढ़ा दी। ये देखकर बसंती ने माथा पीट लिया और कहा, अरे जी, एक करेले से क्या होगा, इसलिए बो दिया आपने इसे। इसे बोने से क्या तोरी उगाएगी?
और वैसे भी कल तो जमींदार हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। हरिया ने कुछ ना कहा और घर चला आया, मगर रात भर भी चिंता के मारे उसे नींद न आई। अगले दिन दुख से वो खेत को चल दिया। आज तो मुझ गरीब किसान से मेरी जमीन, मेरा खेत, मेरी माटी छीन ली जाएगी। खेत पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि उसका खेत चमकदार ताजे हरे हरे करेले से भरा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। हे राम जी, ये कैसा जादुई करेला है जिसने रात भर में फल उगा दिए। इन्हें तोड़ लेता हूँ। हरिया जैसे ही एक करेला तोड़ने को बढ़ता है तो उसकी आंखें, नाक, मुंह बन जाता है और वो जादुई करेला बोलने लगता है। रुको, अगर तुम मुझे तोड़कर फेंकने के लिए तोड़ना चाहते हो तो फिर मुझे मत तोड़ो। ये कहते हुए जादुई करेला रोने लगता है। तभी किसान सोच में पड़ जाता है। ये जादुई करेला तो एकदम हम जैसे इंसानों की भांति ही बोल रहा है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो जवाब ये है कि तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा जादुई करेले, क्योंकि एक फसल की कीमत एक किसान से और कौन जानता है। ये सुनकर सभी जादुई करेले खुद पर इतराने लगते हैं और किसान उन करेलों को एक एक करके तोड़ने लगता है। पर जैसे ही वो एक करेला तोड़ता, वहाँ पर जादू से दूसरा उगाता। तभी गांव के सभी किसान हरिया के खेत में उगे जादुई करेले देखने के लिए आते हैं। अरे हरिया, सुना है तुम्हारे खेत में जादुई करेला उगे हैं। सुहाने सच सुना है रामदीन काका। मैं भी अपने खेत में जादुई करेले उगाना चाहता हूँ। ये सब भी अब तुम चाहो तो हमारा गरीब सीतापुर गांव जादुई करेला गांव बन सकता है हरिया। ये सुनकर सभी करेलों की आंखें चमक उठती है। क्या सचमुच तुम लोग हम करेलों को अपने खेत में उगाना चाहते हो? उस जादुई करेले को बोलता देखकर बूढ़े रामदीन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, ये कैसा जादुई बला है। काका, ये करेला बोलने वाला है। कोई भी इस करेले को तोड़ ले जाओ और अपने खेत में काटकर बो देना। फिर कल देखना तुम सबके खेतों में करेले ही करेले होंगे। रामदीन एक करेले को अपने साथ ले जाता है और हरिया भी टोकरी में करेले लेकर घर आ जाता है। अरे सुनती हो बसंती? अरे इतने सारे करेले कहाँ से ले आए? अपने ही खेत के हैं। आज खाने में दाल भात और करेला बनाना। करेले की सब्जी का नाम सुनकर बसंती मुंह सिकोड़ लेती है। क्या करेले? ये भी कोनो खाने की सब्जी है क्या? एकदम कड़वी लागत है। मैं तो नहीं खाने वाली करेले। तुम्हें तो पता है ना, मुझे करेले फूटी आंख नहीं सुहाते। बसंती की ये बात सुनकर बेचारे करेले का मुंह लटक जाता है। करेला गुस्से में बड़बड़ाने लगता है। लोगों को तो हम करेलों की कोई कदर ही नहीं। दैया रे दैया, अरे देखो तो, ये करेला तो बोल रहा है। इसका मुंह कैसे निकल आया? बसंती, ये कोई आम करेला नहीं है, बल्कि जादुई करेला है। फिर तो ये करेला मैं भी खाऊंगी। करेला खाने की बात सुनकर करेले का चेहरा चमक जाता है और बसंती करेले बनाती है। अजी, करेले की सब्जी तो बड़ी ही स्वाद बनी है। मजा आ गया है ना भाग्यवान। मगर लोग कड़वा होने के चलते करेले खाते नहीं, मगर वो ये नहीं जानते कि करेले हमेशा शरीर के लिए एक दवाई की तरह काम करते हैं और हमें तंदुरुस्त भी रखते हैं। हर किसान एक एक जादुई करेला अपने खेत में बो देता है, जिससे रात भर में ही जमीन में से बहुत सारे करेले निकल आते हैं। सुबह तक खेत करेले से भर जाता है। अब सीतापुर गांव जादुई करेले का गांव बन जाता है। सभी किसान बड़े खुश होते हैं। ओए होए, कितने सारे जादुई करेले उगे हैं मेरे खेत में। आज तो मैं रामधनी से करेले का भरवा बनाने को कहूँगा और भर पेट खाऊंगा। बाकी करेले बाजार में बेच आऊंगा। रामदीन कई बोरे करेले तोड़कर उन्हें बेचने चला जाता है। अब सीतापुर के जादुई करेले की वजह से गांव में बसने वाले सारे गरीब किसान जमींदार का कर्जा भी चुका देते हैं। ये लो जमींदार जी, आपके पैसे मूल और ब्याज के साथ दे रहा हूँ। और ये रहे मेरे पैसे भी। जमींदार जी, आज से आपका कोई महाजन मेरे द्वार पर ना आए। सबके जाने के बाद जमींदार चिंता में आ जाता है। इन गरीब किसानों के पास इतने पैसे कहाँ से आए, जो ये पूरा गांव ही करेले उगा रहा है, और वो भी सब के सभी। दाल में कुछ तो काला है, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन खेत में टहलने के बहाने जब जमींदार खेत पर आता है तो सब गांव वालों को जादुई करेले तोड़ते देखकर लालच में आ जाता है। अच्छा, तो ये मजारा है। इन दो कौड़ी के गरीब किसानों के पास जादुई करेले हैं, तभी तो इन्होंने मेरा सारा का सारा कर्ज चुका दिया है।
इन जादुई करेलों की वजह से इस गांव के गरीब कीड़े मकोड़े हेठ खा रहे हैं। ऐसे तो ये जादुई करेला गांव मुझे गंगू तेली बना देगा और इसे मैं होने नहीं दूंगा। आज रात में मैं ये सारे जादुई करेले को चोरी कर लूंगा और इन्हें बड़े बाजार में बेच दूंगा। पैसे का पैसा भी आ जाएगा और किसानों का बल भी टूट जाएगा। जमींदार खेतों में छुपकर ही रात होने का इंतजार करने लगता है और शाम ढलते ही पूरा गांव अपने घर को चला जाता है। तभी करेले आपस में बोलने लगते हैं, देखा करेला भाई लोग, ये गरीब गांव वाले हमारी कितनी कदर कर रहे हैं। तभी लालची जमींदार खेत में घुस जाता है और जैसे ही करेले तोड़ने वाला होता है तभी करेले शोर मचा देते हैं। बचाओ बचाओ, हरिया हमें बचाओ। अबे ओ डेढ़शाने करेले, चुप कर। आज भी इस गांव से तुम जादुई करेलों की नस्ल ही मिटा दूंगा। फिर देखते हैं कैसे बनता है सीतापुर जादुई करेला गांव। अब तो सब खेतों से जादुई करेले के शोर से पूरा गांव ही जाग उठता है और लालटेन लिए खेतों में पहुंचता है, जिससे कि जमींदार की चोरी भी पकड़ी जाती है। अच्छा हुआ हरिया तुम आ गए। ये लालची जमींदार हमें चुरा ले जाने वाला था ताकि तुम लोग जिंदगी भर इसके कर्ज के बोझ तले दबे रहो और गरीब के गरीब रहो। देख क्या रहे हो गांव वालों, मारो ससुरे को। पूरा गांव जमींदार की खूब पिटाई करता है, जिसके बाद जमींदार गांव छोड़कर भाग जाता है और उस दिन से सीतापुर गांव जादुई करेले का गांव बन जाता है, जहां सभी के खेत में करेले ही करेले की फसल लहराती है और गरीब किसान भी सुख से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको कौन सी सब्जी खानी बिल्कुल नहीं पसंद? जैसे इसमें बसंती को करेले नहीं पसंद थे, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मंडी बाजार में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसके चलते सभी सब्जी वाले अपनी सब्जी समेट रहे हैं। इस बारिश को भी अभी होना था। अरे कोई बात नहीं आशा, वैसे भी घर जाने का समय हो गया था। आशा और विनोद बाकी सब्जी वालों की तरह अपनी सारी सब्जी समेट लेते हैं और घर आते हैं। घर में ये जगह जगह पानी। हाँ? और सारी सब्जी बिस्तर पर। माँ जी, हमारे घर की छत टपक रही। अगर सब्जी गीली हो जाती तो वो बेचने लायक नहीं रहती। अगले हफ्ते देवर जी की शादी है, उन्होंने ऑफिस में छुट्टी क्या मांगी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ दिनों में मेरी देवरानी आ जाएगी और बारिश का महीना भी शुरू होने वाला है। घर काफी कमजोर हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बहू तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा फिक्र मत करो। अभी मॉनसून आने में समय है और मेरा बड़ा बेटा अमित वो शहर में कमा रहा है। इस बार जब वो पैसे भिजवाएगा तो हम उससे घर की मरम्मत करवा लेंगे। इतने में बाहर बारिश तेज हो जाती है, जिस वजह से घर की छत अब ज्यादा टपकने लगती है और आस्था अपनी सास के साथ मिलकर जगह जगह बाल्टी रख देती है और कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है। और अगली सुबह आशा, घर में जो सब्जियां रखी हैं तुम उसे घर के बाहर बहू के साथ बैठकर बेच लो। मैं मार्केट से ताजी सब्जी लेकर आता हूँ। हम जितनी ज्यादा सब्जी बेचेंगे उतनी अच्छी कमाई होगी। शादी का घर है, पैसों की जरूरत है। विनोद के कहने पर आशा आस्था के साथ जो सब्जियां खराब होने वाली थी उन्हें बाहर लेकर बैठ जाती है और कम दाम पर बेचने लगती है। क्या बात है आशा बहन, इतने कम दाम पर सब्जी दे रही हो? हाँ बहन, प्याज टमाटर गीले हो गए और तुम तो जानती हो गीले होने के बाद सब्जी कितनी जल्दी खराब होने लगती है। घर में रखे रखे खराब हो, इससे बढ़िया है बेच दूं। ये लीजिए आंटी आपके टमाटर। आस्था और आशा सब्जियां बेच रही होती हैं तो वहीं मार्केट से विनोद ज्यादा मात्रा में सब्जी लेकर घर आ रहा होता है और अचानक उसके रिक्शे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विनोद के दोनों पैर टूट जाते हैं। और जब पूरे परिवार को पता चलता है तो पहले वो सब विनोद की मरहम पट्टी करवाकर घर लाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? घर की भी मरम्मत करवानी, कुछ दिन में छोटी बहू भी घर आनी है, घर में पैसे भी नहीं है, कैसे होगा सब कुछ? सही कह रही हो माँ, मुझे भी बड़ी टेंशन हो रही है। वहाँ भैया का भी काम सही से नहीं चल रहा और मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही। आप अकेले कैसे सब्जी बेचने जाओगे? जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं देवर जी, इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए आप नौकरी देखो। माँ जी के साथ सब्जी बेचने का काम मैं कर लूंगी। पापा जी आप घर में ही रहना जब तक पूरी तरह से आप ठीक नहीं हो जाते। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। गरीब परिवार के हाथ में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने घर की मरम्मत करवा सके, पर वो जैसे तैसे विनोद के साथ व्हील चेयर का जुगाड़ कर लेते हैं। वहीं विनोद की हालत की वजह से आशा प्रेग्नेंट आस्था के साथ बाजार जाकर सब्जी बेचती है, तो वहीं पूरे दिन दिवाकर नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटकता है।
ऐसे ही एक रात जब आस्था आशा के साथ सब्जी बेचकर घर आने लगती है तो अचानक से बारिश होती है। माँ जी, हमें अपना सब्जी का ठेला लेकर जल्दी घर जाना होगा। बारिश तेज हो रही है, घर में पानी ना भर जाए। पापा जी भी अकेले हैं। हाँ बहू, घर की चिंता तो मुझे भी सता रही है। परसों ही दिवाकर की शादी भी है। जल्दी से आशा और आस्था घर जाते हैं और दोनों सास बहू सबसे पहले अपनी सब्जियों को बिस्तर पर रखती हैं और जहाँ से छत टपक रही होती है वहाँ बाल्टी लगा देती है। समय ऐसे ही गुजरता है और बहुत जल्द दिवाकर की शादी हो जाती है। साथ ही उसे मजदूरी का काम भी मिलता है। माँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए जब बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिला तो मैंने इस काम के लिए हाँ कर दी। बेटा, जब तक तेरे पापा ठीक नहीं हो जाते तुझे जो काम मिलता है कर। तेरे पापा का इलाज, घर की मरम्मत, बहुत कुछ सर पर है। इतना बोलकर पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठ जाता है और एक बार फिर तेज आंधी तूफान चलती है और तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से न सिर्फ अब छत से बल्कि खिड़की भी टूट जाती है और वहां से भी बारिश का पानी आने लगता है। माँ जी, घर की हालत तो बिगड़ती जा रही है। हमें कुछ कर्ज लेकर घर ठीक करवा लेना चाहिए। काजल, अब हम और कर्ज नहीं ले सकते। देवर जी की शादी में पहले ही हमने काफी कर्ज ले रखा है। देखिए, घर में पानी आ रहा है। हम इस गीले में बैठकर कैसे खाना खाएंगे? मेरा मायका भी गरीब था, पर हमारे घर के हालात इतने बुरे नहीं थे। ससुराल में आते ही काजल को बारिश और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो दुखी हो जाती है। इसी तरह सुबह होते ही आस्था और आशा सब्जी बेचने के लिए जाते हैं तो वहीं दिवाकर मजदूरी करने और घर में काजल, ससुर और घर की देखभाल करती हैं। पापा जी, आप बिस्तर पर ही रहिए, मैं बाहर से सारी सब्जी अंदर लाकर रख देती हूँ। अकेले काजल बाहर से सारी सब्जियां अंदर लाकर रख देती है, पर बारिश इतनी तेज होती है कि बारिश का पानी धीरे धीरे घर में आने लगता है और घर में पानी भर जाता है, जिस वजह से अकेली काजल घर से बारिश का पानी बाहर निकालने लगती है। कुछ देर में रास्ते पर जमे पानी को पार करते सब्जियां बेचकर गीली बहू और सास घर आती है। काजल, तुम अकेली थक गई होगी, चलो हम दोनों बारिश का पानी घर से बाहर करते हैं। इतना बोल आस्था काजल के साथ घर का पानी निकालने लगती है और तभी तेज आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कती है, जिसमें आस्था का घर हिलने लगता है और पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए कुछ सामान लेकर घर से बाहर आता है और उनकी नजरों के सामने उनका घर टूट जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आशा बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे घर में बारिश का पानी नहीं आता। ऊंचा घर है ना हमारा, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम हमारे घर में आ जाओ। आशा की पड़ोसन एक रात आशा की मदद करती है और उन्हें एक कमरा दे देती है और अगली सुबह उनसे कहती है, तुम्हारे घर में नई बहू आई और बेचारी जब से आई है परेशान हो रही, बस इसीलिए रात में हमने तुम्हें सहारा दिया। पर हम तुम्हें सारी जिंदगी तो अपने पास नहीं रख सकते ना, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आज के दिन में तुम्हें घर देख लो किराए पर। हाँ आंटी, आप बस हमें आज और सहारा दे दीजिए, मैं किराए पर मकान देख कर आता हूँ। दिवाकर उस दिन मजदूरी करने न जाकर आसपास के इलाकों में जाता है और उसे कहीं घर नहीं मिलता, तो वहीं आस्था और आशा भी गीली गीली सब्जी बेच रही होती हैं। नहीं भाई, बारिश में सब्जी बहुत महंगी है, तुम्हारी सब्जियां तो गली हुई हैं। इस बारिश की वजह से कोई बाजार ही नहीं जा रहा और गली की औरतें भी बासी सब्जी लेने को तैयार नहीं। कुछ देर में पूरा परिवार अपनी पड़ोसन के घर आता है, पर इस बार उन्हें उनका घर खाली करना पड़ता है। पूरा परिवार अपना सामान लेकर इधर उधर घूमते हैं, पर कोई उन्हें आसरा नहीं मिलता। इसलिए वो अब सब्जी के ठेले पर कुछ बर्तन और जरूरत का सामान लेकर जंगल की तरफ जाते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माँ जी, वो देखिए, लगता है किसी का खेत आसपास है, तभी तो उसने पेड़ के ऊपर झोपड़ी बनाई है सामान रखने के लिए। पर मैं बड़ी हैरान हूँ, हमारा कच्चा मकान इस बारिश में टूट गया, पर लकड़ी से बने इस पेड़ के ऊपर छोटा सा झोपड़ी का घर, उसे कुछ नहीं हुआ। काश हम भी ऐसे ही पेड़ घर में रह सकते। अरे काजल बहू, काश क्या हम भी ऐसे घर में रह सकते। तुमने तो एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है मुझे। जब तक हमारा घर नहीं बन जाता या हमें किराए पर घर नहीं मिल जाता, क्यों ना हम इसी जंगल में पेड़ घर बनाकर रहें। वैसे भी इस जंगल में कोई नहीं आता। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अब बारिश में पेड़ के नीचे तो जिंदगी नहीं काट सकते, इसीलिए अभी से ही काम पर लग जाते हैं। पूरा परिवार रात भर न सोकर गांव से कुछ आरी, कील और जरूरत का सामान मांग कर लाते हैं और जंगल के कुछ लकड़ियां गाड़ते हैं। तो वहीं काजल प्रेग्नेंट आस्था के साथ मिलकर एक मोटे से पेड़ की कटाई करती है। बहू, जीना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। हम अगर पेड़ के ऊपर घर बनाएंगे तो हमें एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। मैं बैठा बैठा कटी हुई लकड़ियों को जोड़कर सीढ़ियां बना देता हूँ। माँ जी, पैसों की तो अब भी जरूरत है। हम दोनों सास बहू ये कुछ सब्जी बेचने चलते हैं। काजल, तुम देवर जी और पापा जी के साथ पेड़ घर की आगे की तैयारी करो।
आस्था और आशा बाजार सब्जी बेचने जाती हैं तो वहीं काजल बाकी का काम संभालती है। ससुर लकड़ियों को जोड़कर सीढ़ियां बनाता है, वहीं दिवाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियों को कील ठोंककर जोड़कर घर बनाता है। तो वहीं शाम को आकर आशा और आस्था भी लकड़ियां काटने का काम करती है। और जब इस बीच बारिश होती है तो वो लोग एक टेंट को बांधकर उसके नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और पूरा परिवार मिलकर पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बनाते हैं और एक नीचे की तरफ भी झोपड़ी बनाते हैं लकड़ी की विनोद के लिए। तो वहीं दूसरे पेड़ पर रसोई और उसमें अपने रहने का इंतजाम करते हैं और विनोद ने सीढ़ियां भी रेडी कर ली थी। हमारा सबसे अच्छा पेड़ घर है जिसका दरवाजा भी बन चुका है, खिड़की भी है। अब बस इसमें रहने का इंतजाम करना है। दिवाकर ये पकड़ कुछ पैसे और कल ही तू बाजार से जाकर जरूरत का सामान लेकर आ जाना। और मैंने लकड़ियों की सीढ़ियां बना दी हैं। पेड़ के ऊपर जो घर बनाया है उस तक पहुंचाने के लिए वो काम आएंगी। पहले तो वो लगा दे। विनोद के कहने पर दिवाकर जाता है और बनाई हुई सीढ़ियां लगा देता है, जिसके बाद पेड़ के ऊपर वाले घर में काजल और दिवाकर रहते हैं। तो वहीं पेड़ के नीचे वाले घर में आस्था अपनी सास ससुर के साथ रहती है। फिर दिवाकर जाकर जरूरत का सामान ले आता है और फिर सब नीचे वाले पेड़ घर में आते हैं और बारिश होती है। माँ जी, बारिश से परेशान हम लोग भटक रहे थे। आज अपने पेड़ घर में इस बारिश को देख कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो अपना पेड़ घर बहुत पसंद आया। हमारे पास खुद की जमीन है। हम अपनी जमीन छोड़कर सारी जिंदगी इस पेड़ घर में नहीं रह सकते। बस एक बार मेरा बड़ा बेटा आ जाए तो मैं गांव में अपना घर बनाना शुरू करूं। विनोद की बातें सुन काजल और आस्था अपने पेड़ रसोई में जाती है और खाना बनाती है। रसोई की खिड़की के पास ये घोंसला था जिसमें चिड़ियां और उनके बच्चे थे, जिन्हें वो थोड़ी सी रोटी दे देती है। वहीं कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। फिर से बारिश होने लगी। अब तो हमारे पास हमारा पेड़ घर है। चलो हम सब अपने घर में जाकर सो जाते हैं। काजल और दिवाकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने पेड़ घर में जाते हैं, जहां वो बिस्तर पर लेटे हुए बातें करते हैं। ये पेड़ घर कितना अच्छा है ना, कितना ठंडा लग रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ काजल, सच में ये घर बहुत अच्छा है। तुमने सोच और माने इसे पूरा कर लिया। माँ जी, पापा जी सो गए हैं, अब आप भी सो जाइए। वैसे सब्जियां खत्म हो गई हैं, मंडी से कल सब्जी लेकर आनी होगी, हमें जल्दी उठना है। रहने दे बहू, मैं चली जाऊंगी कल, तू आराम कर। प्रेग्नेंट है, कल भी बारिश होगी तो परेशान होगी। तू भी सो जा अब। इस तरह गरीब ससुराल पेड़ घर में अपना गुजारा करता है। वहीं दोनों सास बहू सब्जियां बेचने बाजार जाती हैं और दिवाकर भी काम करता है। कुछ ही दिनों में अमित घर आ जाता है और वो लोग अपना पक्का घर बनवाते हैं और कुछ महीनों में घर बनने के बाद वो लोग अपना पेड़ घर खाली करके अपने घर चले जाते हैं।